चलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग टी बीम पढ़े रहे थे ना। तो टी बीम का जाके रूम पे सब प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया। किसी ने टी बीम पे क्वेश्चन किया? नो सर, लेसन बना रहे थे। असाइनमेंट? अच्छा, असाइनमेंट बना रहे हो, चलो ठीक है। आज एक क्वेश्चन करते हैं टी बीम पे। और टी बीम में डबली रीइंफोर्स भी होता है, लेकिन वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग टी बीम का सिंगली रीइंफोर्स भी ही पढ़ेंगे। तो देखो, टी बीम का एक क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन किया है डिजाइन अ टी बीम। देखो उसमें क्या था, मोमेंट निकालना था, एमआर निकालना था। उसमें एमआर निकालना था, हमको कैलकुलेट करना था कि एमआर का वैल्यू कितना होगा। अब हम लोग का क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि हमको क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा, टी बीम को डिजाइन करना होगा। तो टी बीम को हमको डिजाइन करना है। तो इसके लिए क्या करना, क्या क्या दे रखा रहेगा, मोमेंट दे रखा रहेगा। मोमेंट दे रखा रहेगा और हमको उसको चेक करना पड़ेगा लिमिट स्टेट के लिए, मतलब मैक्सिमम, मतलब तुम्हारा चेक करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा स्टील निकालना होगा। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, पहले डिजाइन करते हैं। क्या क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या होता है। सर प्रीवियस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था, वो कैसे होगा? क्या था क्वेश्चन प्रीवियस? एक मिनट, प्रीवियस क्या था क्वेश्चन, पढ़ो। Find out magnitude of 2-point loads at 3-meter distance from each end. एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ 2-point लोड एट 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द ईच एंड। तो देखो तुमको क्या मिल गया, मोमेंट मिला था। Yes. मोमेंट मिला था, तो मोमेंट मिले से, मोमेंट का जब यूडीएल है मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 हुआ। ठीक है, तो Yes, sir. डब्ल्यू मिला वहां से, यूडीएल डब्ल्यू मिल गया। डब्ल्यू मिल गया। अब कि मान लो कि हमको क्या, देखो इसको एक मिनट हम तुमको सारा चीज समझा देते हैं। हमको बेंडिंग मोमेंट मिल गया था। Yes, sir. बेंडिंग मोमेंट मिल गया, एमआर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 के बराबर होता है। Yes, sir. तो देखो, अब ये क्या है, डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू है वो कौन सा तुम्हारा, ये जो डब्ल्यू है तुम्हारा वर्किंग लिमिट स्टेट का मेथड का डब्ल्यू है, मतलब डिजाइन लोड है। Yes, sir. तो यहाँ Yes. भी तुम 1.5 डिवाइड कर सकते हो या लास्ट में भी कर सकते हो, कोई उससे नहीं। अब मेरा यहाँ डब्ल्यू का वैल्यू कुछ समथिंग, मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी आया, यहाँ इसके बराबर करेंगे तो डब्ल्यू का, एल का वैल्यू मालूम था। एल का वैल्यू शायद 9 मीटर था। तो हमको डब्ल्यू का मिल जाएगा। अब डब्ल्यू मिल गया तो अब वो, ये तो क्या मिला, यूडीएल। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 meter में. वो मैग्नीट्यूड लोड बताओ जो कहाँ पे 3 मीटर है इच डिस्टेंस पे। मतलब ये डब्ल्यू तो मिल गया हमको, ये डब्ल्यू यू मिल गया, ये मेरा सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये मेरा सपोर्ट है ऐसे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मेरा दो लोड लग रहा है, यहाँ पे एक पी लग रहा है और एक यहाँ पे पी लग रहा है। मान लो जो लोड लग रहा है उस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ये कितना, इस सपोर्ट से 3 मीटर, 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ये भी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इस जो ये जो लोड है, इस लोड का हमको वैल्यू बताओ। तो इस लोड का वैल्यू देखो, इस बीम का हमको एमआर पता है, एमआर पता है। तो एमआर जब पता है तो इसको जब अगर हम इसके इसके अकॉर्डिंग, तो पहले देखो एमआर, अगर मान लो पीपी लोड नहीं रहता, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट है, अगर पीपी में नहीं रहता, ठीक है, पी फोर्स नहीं रहता, तो क्या होता, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता इसका मोमेंट। अब वो दोनों जो मोमेंट आ रहा है उसके कारण जो लोड जो आ रहा है उसके कारण जो मोमेंट होगा वो 3 पी एल हो जाएगा।
ठीक है, इसको तुम बैलेंस करोगी तो यहाँ से P का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से तुम बैलेंस करोगे तो तुम्हारा P का वैल्यू मिल जाएगा। 3PL मतलब 3P है, देखो ये होगा 3P होगा। 3P क्यों होगा कि देखो मोमेंट कहाँ से, यहाँ से अगर हम इसका मोमेंट देखो मैक्सिमम से ये जो मोमेंट लग रहा है इसका, देखो इसको मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे एक्चुअली तुम लोग को, इसका मोमेंट डायग्राम कुछ जब पॉइंट लोड के लिए मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 3P होगा, यानी P इंटू एल होगा, यानी P इंटू 3 होगा। तो आया समझ में? यहाँ से तुमको बैलेंस करके तुमको निकालना होगा। समझ में आया कि इसको रिपीट करूं? आ गया सर। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिजाइन करना है, इसमें उसमें मोमेंट था दिया हुआ था, इसमें डिजाइन करना है। डिजाइन क्या करना है, जो बोल रहा है कि हमको डिजाइन करना है एक टी बीम को, उसके लिए उसने मोमेंट दे रखा है। तो मोमेंट दे रखा है और क्या क्या दे रखा है, और दे रखा है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, Fe415 स्टील है। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। बेंडिंग मोमेंट कितना है, एक में वैल्यू कितना है 800, और एक में वैल्यू कितना है 1150। अब दोनों मोमेंट के लिए दिया गया दे रखा है और पूछ रहा है कि एरिया ऑफ स्टील कितना होगा। तो सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस हम लोग पहले पढ़े थे, क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालना, बीएफ निकालना। इसके बाद क्या करना, इसके बाद हम लोग एज्यूम किए थे कि एक्स यू लेस देन डी एफ। इस बार हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, एक्स यू इक्वल टू डी एफ, क्योंकि इसको डिजाइन करना है। तो मैं क्योंकि एरिया पे स्टिल दिया नहीं पता है, मालूम नहीं है, तो हम एक्स यू का वैल्यू नहीं ले सकते, नहीं कैलकुलेट कर सकते ना एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, डीएफ के बराबर कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं, तो पहले इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालो, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालो, बाकी लोग कितना आ रहा, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालो, सभी लोग इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालो। L0 का वैल्यू दिया रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है। किसी का आया इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ? किसी का नहीं आया? 1.55.820। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही है। वन 155.82 mm, यही है, 1155 आया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें अब अगर डिजाइन नहीं रहता, एमआर निकालने का रहता, तो क्या एजम करते हैं, एजम्पशन क्या था कि एक्स यू किस में लाइक रेंज में, एक्स यू को हम लोग अगर डीएफ के बराबर करेंगे तो मोमेंट के क्या निकलेगा। तो अभी भी ये, अगर एक्स यू डीएफ के बराबर है तो अभी भी ये कैसा बिहेव करेगा, सेम रेक्टेंगुलर बीम के जैसा बिहेव करेगा। अब रेक्टेंगुलर बीम का हमको मोमेंट मालूम है 0.36 FCK XUB इंटू डी माइनस 0.42 XU, सी इंटू लिवर आर्म, यही होता है। ये देखो ये सी है और ये लिवर आर्म है। तो यहाँ से हम मोमेंट निकाले, यहाँ से हम मोमेंट निकाले तो देखो वैल्यू आया कितना,
935.71 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और मेरा वैल्यू जो है जो वैल्यू मोमेंट का वैल्यू कितना दे रखा है केस 1 में, वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आ रहा है 935.71। तो यानी कि जो फ्लेंज का ही जो बीम बेंडिंग मोमेंट जो ड्यू टू फ्लेंज के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो इनफ है टू रेसिस्ट द अप्लाइड मोमेंट। जो अप्लाइड मोमेंट है उसको वो आसानी से रेसिस्ट कर सकता है, यानी ये केस 1 का है। अब हम लोग मोमेंट मिल गया, तब मोमेंट मिल गया तो हमको एरिया पे स्टील मिल जाएगा। मोमेंट मिल गया तो एरिया पे स्टील मिल जाएगा। एरिया पे स्टील निकालो, कैसे होगा इस मोमेंट के लिए। तो ये केस 1 से देखो इतना मोमेंट है, अगर हम केस 2 से चेक करेंगे तो कितना मोमेंट आ रहा है वो भी हमको मालूम हो जाएगा। केस 2 क्या है, केस 2 पढ़े थे ना हम लोग, याद है कि एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ, और वो एक्स यू लेस देन 3/7 एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ। उसको हम लोग क्या करते हैं, जो ये 3/7 एक्स यू, एक क्या था ग्रेटर देन डी एफ और एक क्या था 3/7 एक्स यू लेस देन डी एफ। हम दोनों केसेस से क्या करते हैं डिजाइन में, अब एक हम क्या कर लेते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं वैल्यू 3/xu इक्वल टू df कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको x इंटू df, ये मेरा xu है। अब इसी xu को लेके हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट को इक्वेट करेंगे, ठीक है। मोमेंट को इक्वेट करेंगे तो मोमेंट इस xu से हम लोग, एक तो केस 1 से एक mu या 7/3 इंटू df। अब ये जो 7/3 मिला df, अब ये x भी मिल गया। अब इससे हम लोग फिर क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये अब जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होगा उसमें कौन सा भी पोर्शन आ जाएगा, वेव पोर्शन आएगा। पहले केसेस में तो सिर्फ फ्लेंज था, क्योंकि हम लोग मान के चले कि एक्स यू कितना किसके बराबर है, डीएफ के बराबर। सेकंड केस में हम लोग क्या किए कि एक्स यू ग्रेटर देन डीएफ, और जो 3/7 ग्रेटर देन एक्स यू, 3/7 एक्स यू ग्रेटर देन डीएफ, और एक केस क्या था 3/7 एक्स यू लेस देन डीएफ। हमने क्या किया 3/7 एक्स यू इक्वल टू डीएफ करके देखा, और उस केस में हम लोग मोमेंट निकाले, और उस केस में हम लोग मोमेंट निकाल के वैल्यू चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो देखो ये मोमेंट आया, ये देखो एक्स यू, इसको जूम कर देता हूँ। देखो ये एक्स यू को किसके बराबर लिखिए 7/3 डीएफ। तो ये जो वैल्यू आया कितना आया 280 mm आया। अब अब इस मोमेंट ये 0.8 के 0.36 एफसी के BW, देखो ये किसके कारण आया था, फ्लेंज के कारण आया था, सॉरी वेव के कारण आया था। और 0.45 एफसी के BF माइनस BW इंटू डी माइनस DF/2। देखो ये जो फ्लेंज वाला जो पोर्शन, इसमें हम लोग क्या किए थे, एज्यूम किए थे कि 3/7 XU लेस देन DF, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वैल्यू लिया है। मैक्सिमम वैल्यू अगर 3/7 XU लेस देन DF है तो XU का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो बताओ तो। अगर 3/7 XU लेस देन DF है तो XU मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 280। XU ही होगा, 3/DF होगा, क्योंकि देखो ये वैल्यू कम है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसको इक्वल ही होगा, क्योंकि उससे इक्वल से नीचे करेंगे जो भी वैल्यू लेंगे वो कम ही आएगा।
तो देखो हम लोग क्या किए कि एक बार इससे लिए ये वाले फ्लेंज से, और ये तुम्हारा वेव और फ्लेंज से वेव के कारण आया, सॉरी ये वेव के कारण या फ्लेंज के कारण आया। अब दोनों मोमेंट को जोड़े थे, जब दोनों मोमेंट को जोड़े तो मेरा वैल्यू आया। इसमें क्या हो जाएगा, सी इंटू लिवर आर्म 1 प्लस सी2 इंटू लिवर आर्म 2। C1 C2 हमने निकाला है, प्रीवियस क्लासेस में हमने C1 C2 का वैल्यू निकाला है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एमयू जो निकाले, एमयू आ गया 1385.25 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो ये वैल्यू कितना, अब वो वैल्यू कितना दे रखा था, दो वैल्यू था ना मोमेंट का, एक वैल्यू तो 1150, ये वैल्यू है 1325। हम लोग फोर्थ केस में क्या करते हैं, जो एक्सयू लिमिट का मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी हम लोग डिजाइन को चेक करते हैं। एक्सयू लिमिट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, किसके कारण, ये कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील है, Fe415 है। तो एक्सयू जो मैक्स है, एक्सयू लिमिट जो है, एक्सयू लिमिट है उसका वैल्यू कितना आएगा, एक्सयू लिमिट का वैल्यू जो एक्सयू अल्टीमेट जो लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, 0.48 आता है डी, Fe415 के लिए। तो इस केस में एक्सयू लिमिटिंग का भी वैल्यू हमने देखा तो कितना है, 384 है। इस केस के इससे भी हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। इससे मोमेंट कैलकुलेट किया तो देखो, इससे मोमेंट किया कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 15413.5 मिली। ठीक है, इसी इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक्सयू लिमिट को पुट कर देना पड़ेगा, मोमेंट मिल गया। अब देखो मेरे पास फ्लेंज का, वेव का, एक्सयू लिमिट का अलग अलग का मोमेंट आया। जब हम मेरा अगर हम इसका फ्लेंज का बात करें, देखो यहाँ सारा मोमेंट दिया हुआ है। जनरली क्वेश्चन में टी बीम का डिजाइन नहीं आता, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ही निकालने आता जनरली। देखो अगर हम केस वन जो कब था, एक्सयू जो किसके बराबर किए थे, डीएफ के बराबर, तो उस टाइम मोमेंट कितना आया था, 935 3.79 आया था। तो इस केस से इससे जो वैल्यू निकलेगा, इससे जो वैल्यू निकलेगा ये ST1 होगा, ST। अब देखो दूसरा केसेस में क्या आया था, मोमेंट कितना आया था, मोमेंट कितना आया था तुम्हारा 1150 एक्सयू एक्सयू टू। केस टू में कितना आया था, इतना आया था देखो 1150 तुम्हारा क्वेश्चन में दे रखा है। और 3/7 जब एक्सयू के वो किसके बराबर किए, 3/7 3/7 एक्सयू लेस देन डीएफ किए, तो एक्सयू को किसके बराबर किए, 7/3 इंटू डीएफ। उस केस में देखो एमयू का वैल्यू कितना आया था, 138.25 आया था। और जब एक्सयू लिमिट के इक्वल किए तो कितना है मोमेंट, 15415। तो देखो सारा मोमेंट, यहाँ का सारा मोमेंट का वैल्यू दे रखा है। जब तुम्हारा फ्लेंज, जब हम फ्लेंज में थे, जब सेकंड केस वेव में थे, थर्ड केसेस में हम क्या किए, जब सेकंड केसेस जब वेव में थे, थर्ड केसेस में हम क्या किए, जब हम वही जो थर्ड सेकंड केसेस में ही 3/7 एक्सयू लेस देन डीएफ किए, मतलब एक्सयू इक्वल टू 7/3 डीएफ किए। एक एक और एक केस कहाँ चेक किए, जो तुम्हारा एक्सयू लिमिट है, एक्सयू लिमिटिंग वैल्यू है जो Fe415 के लिए 0.48 डी होता, उस वैल्यू के लिए चेक किए। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट सारा मोमेंट को दिया। अब हमको क्या मेन मेरा को क्या फाइंड आउट करना है, एएसटी फाइंड आउट करना। तो एएसटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो मेरे पास दो केसेस है, एक्चुअली दो केसेस या तीन केसेस हैं। केस एक्सयू लिमिटिंग वाला जो एक केस है, अगर हम केस दो देखते हैं तो फर्स्ट केस में जो है, फर्स्ट केस को में क्या है कि मेरा जो मोमेंट है, वो मोमेंट कैलकुलेटेड मोमेंट कितना है, कैलकुलेटेड मोमेंट 935 कुछ ऐसे आया था, या 900 समथिंग आया था। देख लेता हूँ कितना आया था, 930.79। ठीक है, इस केस में मेरा मोमेंट आया था 935 के आसपास, और मेरा मोमेंट कितना दे रखा है, 800। तो ये जो मेरा बेंडिंग मोमेंट जो है, इससे तो कम ही आ रहा है, इस वाले वैल्यू से कम ही आ रहा है। मतलब इसका एक ही मतलब होता है, इसका एक ही मीनिंग हो रहा है कि जो एक्सयू है वो किससे है, लेस देन डीएफ में है।
तभी तो देखो ना ये मोमेंट कम आ रहा है ना, 800 ही मोमेंट आ रहा है। हमको मेरे पास रेसिस्ट करने का जो क्षमता है वो कितना है, जो कैपेसिटी, जो मोमेंट रेसिस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो है 935 पॉइंट समथिंग कुछ था, उतना किलो न्यूटन पर। और मेरा अप्लाइड मोमेंट कितना है 800। दैट मीन्स कि जो मेरा फ्लेंज है, इनफ मेरा फ्लेंज ही है वो उस मोमेंट को रेसिस्ट कर रहा है। मतलब कि तुम्हारा जो एक्स जो लिमिट जो तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस है वो किस में लाई कर रहा है, वो न्यूट्रल एक्सिस तुम्हारा किस में लाई कर रहा है, फ्लेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम केस 2 देखते हैं, क्योंकि दो मोमेंट का वैल्यू दिया था, केस 2 में कितना था मेरा मोमेंट, केस 2 में मेरा मोमेंट दे रखा है, वो वैल्यू दे रखा है कितना, 1150 किलो न्यूटन मीटर दे रखा है। मेरा से 13 से समथिंग कुछ आया था। हाँ, केस 2 में दो आ गया, क्या दो आया, दो ऑप्शन क्या मिलेगा, एक मिलेगा क्या, जब एक्स यू लेस देन 7/3 एफ डी एफ, और एक जो क्या होगा डी एफ ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू, यानी एक 3/7 एक्स यू लेस देन डी एफ और 3/7 एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ। तो दो केसेस आया। अगर मान लो ये वाला केसेस आएगा, जब 3/7 एक्स यू डी एफ जब क्या होता है, ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू होता है, तो देखना प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि वहां पे कितना किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, वाई एफ का, और वाई एफ का वैल्यू यहाँ दे रखा है। इस केस में हम लोग मोमेंट निकाले, इस केस में हमको मोमेंट मिला कितना 19, सॉरी ये मोमेंट कितना, देखो इस केस में हमको क्या निकालने, अब हम इस केस से क्या किए, न्यूट्रल एक्सिस को चेक किए, तो न्यूट्रल एक्सिस जो वैल्यू आया कितना है 192.87 mm। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ए एस टी निकालेंगे। तो ए एस टी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये किसका है, वेव का है। ये जो है दो तो देखो मोमेंट लिखे हो, देखो यहाँ दो मोमेंट है, एक यहाँ से है और एक ये वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एस टी 1 हो जाएगा, और ये एरिया ऑफ स्टील, तो मोमेंट कितना बराबर होगा 0.87 एफ वाई ए एस टी इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू टू। तो एक्स यू टू से यहाँ से क्या मिल गया, ए एस टी 1 मिल गया। अब ए एस टी ए एस टी 2 कैलकुलेट करने के लिए हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, ये ए एस टी 2 और ए एस टी 1। देखो ये एस टी 2 है और ये एस टी एस टी 2 हमको कैलकुलेट करना है। इसके बराबर ये इक्वल टू हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी 2। किसके बराबर, इसके बराबर, कैलकुलेट करके कोई बताओ, ये वाला वैल्यू को कैलकुलेट कर दोगे, इक्वल कर दोगे किसके साथ, 0.87 एफ वाई एस टी। वाई एफ का वैल्यू मालूम है, देखो वाई एफ का वैल्यू मिल गया है। एक्स वाई एफ का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो 0.15 एक्स यू प्लस 78 है एक्स यू मालूम है, तो एक्स यू का पुट करो, वाई एफ का पुट करो, वाई एफ का वैल्यू को किसके बराबर, ये वैल्यू को किसके बराबर पुट कर दो, 0.87 एफ वाई एस टी 2 का। कोई कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है एस टी 2, एस टी 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ कोई, 0.45 एफ सी के बी माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ डिवाइडेड बाय 0.87 एफ वाई ए एस टी एफ वाई। 0.45 एफ सी के इंटू देखो 0.45 एफ सी के इंटू बी माइनस बी डब्ल्यू, 0.45 एफ सी के बी माइनस बी डब्ल्यू इंटू इंटू वाई एफ इंटू इसके बराबर क्या हो जाएगा, इंटू वाई एफ 0.87 एफ वाई एस टी का।
ये बोलोगे कि सर यहाँ ये क्यों नहीं लिए, हाँ, तुम्हारा ये y माइनस डी एफ, तो लीवर आर्म तो फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स को बैलेंस। देखो यहाँ भी तुम्हारा कौन सा फोर्स को बैलेंस किए, जो वेव वाला फोर्स को किससे बैलेंस किया, जो टेंसाइल फोर्स है। इसमें भी वाला ये वाला फोर्स को किससे बैलेंस करेगा, टेंसाइल से। 0.45 एफ सी के बी माइनस बी डब्ल्यू बी एफ बी डब्ल्यू इंटू 0.7 एफ वाई। चलो AST2 बताओ कोई कितना आ रहा है। ये समझ में आया ना कि AST1 AST2 कैसे निकला। AST2 का वैल्यू निकला, किसी का भी आया AST2 का वैल्यू, बताओ जल्दी। अमन यस सर, निकाल आया AST2, निकालो जल्दी निकालो। फॉर्मूला वही है 0.45 FC के BF माइनस BW इंटू IF डिवाइडेड बाय 0.87 FO है। कैलकुलेट करो जल्दी। Two seven eight 4.83. ठीक है, इतना ही आएगा। इसको इरेज करता हूँ। तो AST2 का वैल्यू जो आएगा कितना आ जाएगा, AST2 का वैल्यू जो आएगा 2784.83। सबका आया इतना वैल्यू AST2 का, बाकी लोग का। बाकी किसी और का आया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा स्टार्ट वो है शेयर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शेयर के बारे में किसी को कोई मालूम, शेयर फोर्स क्या होता है। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबको आता है निकालने के लिए। देखो ये क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में इसका अगर हम लोग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं तो मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। ये देखो यूडीएल है ना ये, तो इसका मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनेगा। और एक पावर कम जो तुम्हारा इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, मतलब एक पावर कम मतलब 1 डिग्री कम बनने के। देखो ये 2nd डिग्री है और ये कितना है, 1st डिग्री है। तो अगर तुम्हारा यूडीएल हो तो शेयर फोर्स डायग्राम तुम्हारा रेक्टेंगुलर तुम्हारा इंक्लाइन बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, इंक्लाइन बनेगा। और तुम्हारा अगर बेंडिंग मोमेंट जो है वो तुम्हारा पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, तो देखो ये शेयर फोर्स डायग्राम है। तो हमको अभी तक हमको ये वाला इस डायग्राम से कंसर्न है, शेयर फोर्स डायग्राम से, क्योंकि हमको क्या चीज दिखाना है, शेयर दिखाना है। तो ये मेरा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो गया। अब हम उसको शेयर में दिखाना क्या है, तुमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये पढ़ा होगा। शेयर निकालने का जो तुम वैल्यू है, बेंडिंग एक्शन के कारण F इक्वल टू एम आई इंटू वाई पढ़ा है ये फॉर्मूला। ये जो प्योर बेंडिंग से
शियर बेंडिंग एफ डिवाइड बाय वाई इक्वल टू एम बाई आई। तो देखो यहाँ से हमको स्ट्रेस मिला, एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम बाई आई इंटू वाई। ठीक है, ये तो कौन सा स्ट्रेस है, ये देखो ये स्ट्रेस किसके कारण जनरेट हो रहा है, एम क्या है, एम क्या है यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट। तो ये जो शेयर जो जनरेट हो रहा है, जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये किसके कारण Yes. जनरेट हुआ, देखो यहाँ पे मोमेंट आ रहा है, मोमेंट आ रहा है मतलब बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है मतलब क्या, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो जब बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा तो कभी भी कभी भी जो तुम्हारा क्वेश्चन आए कि बेंडिंग स्ट्रेस, तुम्हारा स्ट्रेस जो होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस होगा या शियर फोर्स स्ट्रेस होगा, तो तुमको देखना पड़ेगा कि मेरा जनरेट किसके कारण हो रहा है, मूवमेंट के कारण जनरेट होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, शियर के कारण स्ट्रेस होगा तो शियर स्ट्रेस होगा। शियर के कारण कैसे स्ट्रेस जनरेट होगा, ये देखो, ये जो फोन डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज द शियर फोर्स डायग्राम। इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा दैट इज इन द बेंडिंग स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस जो शियर फोर्स के कारण जनरेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट के कारण जो हमारा दैट इज कॉल्ड तुम्हारा बेंडिंग। मालूम हो जाएगा कि किसी भी पॉइंट पे लोड पे बेंडिंग मोमेंट मालूम होगा, वहां से उसका हमको वाई बार मिल जाएगा और आई तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, तब मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस निकालने के लिए ये फॉर्मूला तुम लोग शायद पढ़ा भी होगा, Q इज इक्वल टू V बाई आई बी इंटू एरिया इंटू वाई बार। पढ़े हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, Q इज आई क्या है तुम्हारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बी क्या है उसका विड्थ है। तो देखो ये वाला वैल्यू, ये तुम लोग स्ट्रेस इन बीम जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा चैप्टर, उसमें वहां पे मिला। अब देखो इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, देखो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का, देखो ये तुम्हारा, ये देखो ये बेंडिंग स्ट्रेस, अब देखो इसका दोनों का डायग्राम ड्रॉ करो। अगर हमें दोनों का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो दोनों का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ किए तो देखो, तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है। वाई का वैल्यू देखो, ये एम बाई आई, एम तो वैल्यू तुम्हारा फिक्स रहेगा, मोमेंट, मोमेंट जो मैक्सिमम बेंडिंग में स्ट्रेस में जो मोमेंट मिलेगा वो तो फिक्स रहेगा। आई देखो वाई के साथ क्या लिनियरली वेरी कर रहा है। तो देखो ये वाला अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें, वाई इक्वल टू जीरो पे, वाई इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस पे, वाई इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस जीरो आ गया। जैसे वाई वैल्यू के लिए बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मिला, तो वाई का वैल्यू तुमको बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मिला। अब इसका हम लोग शियर स्ट्रेस ड्रॉ करें, शियर स्ट्रेस ड्रॉ करें तो शियर स्ट्रेस पे देखो Q इज इक्वल टू V इंटू आई बी इंटू ए वाई। यहाँ पे अगर हम शियर स्ट्रेस जनरेट ड्रॉ करते हैं तो वो आता है पैराबोलिक। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि जो शियर स्ट्रेस डायग्राम होता है वो होता है, जो तुम्हारा शियर स्ट्रेस जो होगा वो किस कौन सा डायग्राम होगा, पैराबोलिक होगा इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम। ठीक है, और तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस होगा, तुम्हारा इंक्लाइन होगा और लीनियर होगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो हमको बेंडिंग स्ट्रेस मिल गया, देखो इसका भी इंटेंसिटी देखो। अब दोनों के बीच एक और डिफरेंस देखो, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वहां पे शेयर फोर्स क्या होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वहां शेयर फोर्स क्या होता है, जीरो। शेयर फोर्स डायग्राम में, हाँ जीरो, ये मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। तो देखो यहाँ पे जीरो है, तो इस उस पॉइंट जहाँ पे मोमेंट जीरो होगा वहां पे शेयर फोर्स क्या होगा, जहाँ पे मोमेंट जीरो होगा वहाँ शेयर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो देखो मैक्सिमम। क्यू मैक्स जो है, क्यू मैक्स जो है यहाँ पे, ये क्यू मैक्स का वैल्यू यहाँ पे है।
और इसमें क्यू मैक्स का वैल्यू यहाँ पे है, और इसमें बेंडिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आउटर पोर्शन पे देखो तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है, और तुम्हारा जो न्यूट्रल एक्सिस पे है जो वहां पे कौन सा स्ट्रेस मैक्सिमम है, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो दोनों चीज में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट? बाकी असाइनमेंट तुम लोग सबमिट कर दिए हो? यस सर। लास्ट डेट है ना? दोनों मेथड से ना? सर शाम तक कर देंगे। यस। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक